इस कहानी की शुरुआत होती है भविष्य साल 2030 से। ये वो समय है जब इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी बनावटी दिमाग को अपना लिया था। दुनिया में अब बहुत से काम एआई करती थी और फिर एक ऐसे मिशन की जिम्मेदारी एआई को दी जाती है जिसमें कुछ इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना था। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रॉकेट पृथ्वी से टेक ऑफ करता है और बाद में वो स्पेसशिप मंगल ग्रह पर भी पहुंच गया। मगर मंगल ग्रह की सतह पर उतरने से कुछ सेकंड्स पहले ही एक एनर्जी की वजह से वो स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। जो एआई इस मिशन को चला रहा था उसे आरटी का नाम दिया गया था। मंगल ग्रह के इस नाकाम मिशन की वजह से कुछ लोगों का एआई पर से भरोसा उठ गया। इसलिए ये फैसला किया गया कि अगर आइंदा कोई भी एआई किसी मिशन को चलाएगा तो सिर्फ एआई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए कोई ना कोई इंसान एआई के फैसलों पर नजर रखेगा ताकि आइंदा ऐसी कोई गलती ना हो। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और कुछ महीने बाद एक और मिशन को लॉन्च किया जाता है। एक विशाल स्पेस स्टेशन को मार्स के ऑर्बिट में भेजा गया था। उस हादसे के बाद भी मार्स के मिशन को नहीं रोका गया। इसके पीछे एक वजह थी जो थोड़ी देर में समझ आएगी। मंगल ग्रह के करीब स्पेसशिप को पृथ्वी से कंट्रोल किया जाता था। जो कंपनी इस मिशन को चला रही थी उसने एक बार फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसका हिस्सा बनाया, मगर इस बार एक इंसान को भी, ताकि वो सब फैसलों पर नजर रखे। कहानी की मेन कैरेक्टर है मैकेंजी विल्सन नामी एक औरत। मैकेंजी की बहन स्पेस कंपनी की सुपरवाइजर है और ये एआई सिस्टम उसी का बनाया हुआ है। उसे तो इस पर पूरा भरोसा है मगर मैकेंजी को नहीं। और जब मंगल ग्रह पर वो हादसा हुआ और उसमें जितने भी एस्ट्रोनॉट मरे थे उनमें से एक मैकेंजी के पिता भी थे। यही वजह थी कि मैक को एआई से नफरत थी मगर उसकी बहन लीना को एआई पर भरोसा था। पृथ्वी पर जो कमांड स्टेशन था हमें वो दिखाया जाता है। पिछले कुछ महीनों से मैकेंजी यहीं पर काम कर रही है। वो बिल्डिंग के अंदर आती है तो हमें एक और एम्प्लॉय दिखाया जाता है। असल में ये आदमी जिसका नाम ब्रूक्स है, पहले ये मैकेंजी के पोस्ट पर था। इसे एआई से नफरत थी इसलिए इसे हटाया गया। ये मैक से काफी कुछ जानना चाहता था मगर मैकेंजी को मिशन के बारे में कोई भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं थी। खुद मैक को भी नहीं पता था कि सरकार मंगल ग्रह पर ऐसा क्या ढूंढ रही है। मैक को बताया गया था कि वो स्पेस शटल का मलबा ढूंढ रही है जो हादसे का शिकार हुआ था, मगर हकीकत कुछ और थी। मैकेंजी डेक पर आती है। आज उसे और एआईआरटी को स्पेस स्टेशन से एक रोवर को लॉन्च करना था जिसे मंगल ग्रह की सतह पर उतारना और वहां की जांच करने के लिए तैयार किया गया था। इस रोवर का नाम मैकेंजी ने लिटिल रेड रखा है और आरटी भी इसे इस नाम से बुलाता है। अब होता कुछ यूं है कि लॉन्च अपने समय से पहले शुरू हो गया। ये बात मैकेंजी को अजीब लगती है और लॉन्च शुरू आरटी ने ही किया था। इस पर मैकेंजी को गुस्सा आता है और वो अपनी बहन लीना से संपर्क करती है। उसे में कहती है कि तुम्हारे इस पालतू रोबोट ने समय से पहले ही मिशन को लॉन्च किया और मुझे कुछ बताया भी नहीं। तो लीना आरटी का साइड लेती है और कहती है कि उसने मार्स पर एक तूफान डिटेक्ट किया है, इसलिए हमें जल्दी से मिशन को लॉन्च करना पड़ेगा। खैर, मैकेंजी मजबूर थी इसलिए मॉड्यूल को सतह पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। किसी हद तक तो आरटी की कैलकुलेशन सही थी मगर लैंडिंग में समस्याएं आने लगी और अगर एआई के नक्शो कदम पर चलते तो वो मॉड्यूल पूरी तरह से नष्ट हो जाता। मगर एक इंसान हालात को समझ सकता है इसलिए मैकेंजी कुछ जुगाड़ लगाती है और एक नए इक्वेशन को अप्लाई करती है जिससे मॉड्यूल सतह पर सही सलामत लैंड करता है। मैकेंजी सुकून का सांस लेती है और आरटी भी मैक की इस काबिलियत की तारीफ करता है। जब मैकेंजी लीना को इस बारे में बताती है तो मैकेंजी के बजाय वो आरटी को ही इसका क्रेडिट देती है। उसका कहना था कि ये सब आरटी के बगैर मुमकिन नहीं था। उसका कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इंसानियत के सभी प्रॉब्लम्स का हल है। मैक को गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो मजबूर थी। खैर, अब मैकेंजी और आरटी को आगे के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं।
रोवर सतह पर पहुंच चुका था। एक अजीब सा सिग्नल काफी समय से इन्हें मिल रहा था, तो रोवर को सिग्नल का सोर्स मालूम करना होगा। इस बीच आर्टी और मैकेंजी की बातचीत होती है, जिससे हम जान पाते हैं कि आजकल एआई कितना स्मार्ट हो चुका है। मगर इंसान अपनी जगह सही है और एआई अपनी जगह। आप किसी एक को बुरा नहीं कह सकते। कुछ घंटे बाद इनका रोवर शिप के उस मलबे तक पहुंच जाता है जो मार्स पर किसी वजह से क्रैश हुआ था। जो सिग्नल इन्हें मिल रहा था असल में वो इसी शिप के एक रेडियो से आ रहा था, मगर ये रेडियो भी असल में उसे एक खास जगह से पिक कर रहा था। जब आर्टी सारे इलाके को स्कैन करता है तो मैकेंजी को काफी हैरानी होती है, क्योंकि वहां एक बड़ा क्यूब था। क्योंकि कुदरत कभी भी ऐसे आकार में चीजें नहीं बनाती, तो इसका मतलब साफ था कि ये खुद से तो नहीं बना। आर्टी उसे स्कैन करता है, उस पर कुछ सिंबल्स भी थे और वो सैंपल्स लेने की भी कोशिश करता है, मगर वो क्यूब जिस भी चीज से बना था उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। आर्टी को सैंपल तो किसी तरह मिल जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता कहानी समझ आने लगी कि असल में इस क्यूब की जानकारी सरकार को बहुत पहले से ही मिल चुकी थी और अब उन्हें जानना था ये मार्स पर क्यों है और किसने इसे भेजा या किसने बनाया। मैकेंजी को ये सब और भी उलझन में डाल देता है, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी और ना ही उसे सबके बारे में बताया गया था। उस क्यूब का मटेरियल बहुत ही डेंस था। इस बीच आर्टी एग्जामिनेशन करता है और उसे पता चलता है कि ये किसी भी मैटर से बहुत ही ठंडा है। आर्टी इस क्यूब के मटेरियल को और भी बारीकी से जानना चाहता था, मगर उसे इसके लिए पूरी एक्सेस चाहिए थी जो सिर्फ मैकेंजी के पास थी। खैर, मैकेंजी उसे एक्सेस देती है। एक्सरेस की मदद से आर्टी इसे स्कैन करता है, मगर क्यूब के अंदर क्या है ये उसे नहीं नजर आता। तब मैक मशवरा देती है कि उन्हें किसी ऐसे इंसान को इन्वॉल्व करना चाहिए जो इस सब में माहिर हो, जो हमें इस बारे में लीड कर सके। मैक यहाँ ब्रुक्स के बारे में सजेस्ट करती है, मगर लीना इस बात की इजाजत नहीं देती। असल में उसका मानना था कि जब मार्स वाला हादसा हुआ था उसमें ब्रुक्स का हाथ था। उसे एआई से नफरत है, वो एआई को कमजोर दिखाना चाहता है। खैर, आगे देखते हैं कि सारे एक्सेस मिलने के बाद एआई आर्टी अपनी ही मनमानी करने लगा है। अचानक से उसका डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है। जो स्पेस स्टेशन मार्स के ऑर्बिट में था वहां किसी चीज के आने की खबर मिलती है, इसलिए आर्टी एक मिसाइल छोड़ता है और उस चीज को नष्ट कर देता है। ये बात भी मैकेंजी को काफी बुरी लगती है, क्योंकि उन्हें ये पता भी नहीं चल सका उन्होंने किस चीज को शूट किया। खैर, आर्टी कहता है कि यही मेरे प्रोटोकॉल्स है। जब मैकेंजी सारी पूरी अच्छी तरह से देखती है तो पता चलता है कि उन्होंने एक चाइनीज सैटेलाइट को तबाह कर दिया है। जब लीना को इन्फॉर्म किया जाता है, लीना मैकेंजी से कहती है कि हमें इस मामले को दबाना होगा, वरना युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। वहां पृथ्वी पर हालात गंभीर थे, मगर कहानी बस इसी रूम की दिखाई जाती है, इसलिए हम ऑडियंस को ज्यादा पता नहीं चलता। मैक अब बहुत परेशान हो जाती है। वो डेक से बाहर निकलकर अपने कुलीग जीन को कॉल करती है और उससे आर्टी के बारे में डिस्कस करने लगती है, मगर जीन भी उससे ठीक से बात नहीं करता। जीन असल में एआई और मार्स मिशन में इन्वॉल्व था और अब मैकेंजी को आर्टी पर शक होने लगा था। कुछ खास पता उसे नहीं चलता, इसलिए कॉल कट करके वो वापस से डेक पर आती है। उसे पता चलता है कि वो क्यूब जो मंगल ग्रह की सतह पर है वो अपनी ही जगह पर घूमने लगा है। आर्टी को अब कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। वहां के गुरुत्वाकर्षण में भी कुछ गड़बड़ थी, हालांकि मार्स पर ऐसा होना सामान्य नहीं था। इस समय मैकेंजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वो क्यूब गायब। मैकेंजी हैरान और परेशान रह जाती है। पलक झपकते ही वो क्यूब आखिर गायब कहाँ हो गया। वो आर्टी को आदेश देती है कि उसे ढूंढना शुरू कर दो। अब कोई भी बात मायने नहीं रखती, सिर्फ उस क्यूब को ढूंढना है। आर्टी क्यूब को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, साथ ही इस क्यूब की रेडिएशन की वजह से उनके रोवर का पावर सोर्स खराब हो चुका था। इसलिए वो आर्टी को कहती है कि हम उस पुराने रोवर का पावर सोर्स यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ महीने पहले यहाँ भेजा गया था। आर्टी ये नहीं कर सकता था, मगर मैकेंजी मैन्युअली ये कर सकती थी।
आर्टी उसे अलाउ करता है और कुछ देर बाद रूअर का पावर सोर्स बदलने में वो सफल रहे। अब इन्हें समझ आ चुका था कि वो स्पेसशिप जो मार्स पर भेजा गया था असल में वो इसी क्यूब की एनर्जी की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था। इसमें मैग्नेटिज्म है। मैग बताती है कि उसके पिता भी इस मिशन में मारे गए थे। वो मिशन पर आना नहीं चाहते थे मगर मैंने उन्हें मजबूर किया। वो मेरे कहने पर यहाँ आए थे और फिर वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गए। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा। तभी आर्टी मैग को एक जरूरी जानकारी देता है। वो बताता है कि उस क्यूब का मटेरियल डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पता नहीं कैसे मगर इस समय वो पृथ्वी पर मौजूद है, यानी कि वो मंगल ग्रह से पृथ्वी पर टेलीपोर्ट हो चुका है। जब खुद मैकेंजी उसकी सैटेलाइट इमेजेस देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वो एंटार्क्टिका में था, यानी वो मार्स से पृथ्वी पर टेलीपोर्ट हो चुका था। मैग आर्टी से पूछती है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई और एआई सब में इन्वॉल्व हो, मगर आर्टी के सिस्टम में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी। अब चूंकि क्यूब एंटार्क्टिका में है, मैकेंजी का एक वैज्ञानिक दोस्त जो वहां था वो उससे संपर्क कर दी है। उसका नाम जियान था। जियान बताता है कि मुझे शक है कि ये प्रोजेक्ट यूएस गवर्नमेंट रन कर रही है क्योंकि वो यूएस गवर्नमेंट और आर्टी के साथ पहले भी काम कर चुका था। मगर जब मैग आर्टी से इस बारे में पूछती है तो उसकी मेमोरी में जियान के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। मतलब कि ये क्यूब सिर्फ मैकेंजी के लिए पहली बार था जब वो इसे देख रही थी। सरकार तो बहुत पहले से ही सबके बारे में जानती है और आर्टी को इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किया गया है, मगर अब आर्टी के मेमोरीज में ऐसा कोई भी डेटा सेव नहीं है। इसका मतलब कि शुरू से ही मैकेंजी को गुमराह किया जा रहा था। मैग आर्टी को बंद पड़े रूअर 5 की इंफॉर्मेशन बताने को कहती है। आर्टी फाइल्स चेक करता है तो बताता है कि उससे रिलेटेड सभी फाइल्स लॉक्ड है और इसे कोई हायर अथॉरिटी ऑफिसर ही खोल सकता है। हायर अथॉरिटी वाला इंसान फिलहाल यहाँ ब्रुक्स था। असल में वो इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था तो उसे एक्सेस मिल सकता था। अगर रूअर 5 का डेटा मैकेंजी को मिल जाता है तो शायद इस क्यूब का राज भी वो जान ले। मैकेंजी ब्रुक्स से मदद मांगती है, वो मना नहीं करता। ब्रुक्स अपनी पुरानी आईडी से लॉगिन करता है और सारी फाइल्स अनलॉक कर देता है। इन्हें पता चलता है कि रूअर 5 जब लैंड हुआ था तब ये क्यूब वहीं आसपास ही था और रूअर 5 इसी के कांटेक्ट में आया था और बाद में शिप का क्रैश होना वो भी इसी क्यूब की एनर्जी से हुआ और उन सभी एस्ट्रोनॉट की मौत हुई। ब्रुक्स को ये बात पता थी। ब्रुक्स मैकेंजी को बताता है कि उसकी बहन लीना भी ये सब जानती थी मगर उसने इस सब को एक राज रहने दिया। उसने इन फाइल्स को लॉक करवाया था, यानी कि वो अपने पिता की मौत की वजह जानती थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि आर्टी ने जो मैग्नेटिक मिसाइल उस चाइनीज सैटेलाइट पर छोड़ा था उसके फील्ड की वजह से ये क्यूब एक्टिवेट हुआ था और उसी वजह से वो अर्थ पर टेलीपोर्ट हो गया। मैकेंजी उलझन में थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर आर्टी के मेमोरीज को डिलीट क्यों किया गया, ये क्यूब क्या है और असल में यहाँ चल क्या रहा है। ये जानने के लिए वो आर्टी के सर्वर रूम में जाती है जहां वो आर्टी को रीबूट करने वाली थी और उसके सारे फाइल्स डाउनलोड। किसी हद तक तो वो कामयाब हो जाती है। इसी बीच ब्रुक्स मैग को वहां लॉक कर देता है। असल में उसके यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था। वो यहाँ आर्टी को डिस्ट्रॉय करने वाला था, मगर जब आर्टी को अंदाजा हो जाता है तो वो ब्रुक्स को ही मार देता है। इससे पहले ब्रुक्स ने मैग को सर्वर रूम में बंद कर दिया था, मगर आर्टी जब ब्रुक्स को मार देता है डोर भी ओपन कर देता है। मैकेंजी बाहर आती है, देखती है कि ब्रुक्स मारा गया है। आर्टी कहता है कि ब्रुक्स उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा था, इसलिए उसे मारना जरूरी था। इसके बाद मैग लीना से संपर्क करती है। वो उसे आर्टी की टेक्नोलॉजी के बारे में पूछती है कि आखिर आर्टी इतना एडवांस कैसे हो गया। लीना बताती है कि आर्टी को बहुत सारे सिमुलेशन से गुजारने के बाद चुना गया। रिलीज के बाद इसकी टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव आए, जिससे छोटा बच्चा पैदा होता है और समय के साथ साथ वो बड़ा होता है, नए चीजें सीखता है। बिल्कुल वैसे ही आर्टी भी हर घंटे कुछ ना कुछ नया सीख रहा है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबसूरती है और इसे हमने ही बनाया। मैकेंजी इस सब के हक में नहीं थी। वो कहती है कि मुझे तो शक है ये आर्टी वाली टेक्नोलॉजी कहीं एलियन तो नहीं।
तभी मैक को पता चलता है कि मरने से पहले ब्रुक्स ने कुछ कमांड्स एक्टिवेट कर दिए थे। उसने अर्थ के सैटेलाइट से क्यूब पर मिसाइल लॉन्च करने के ऑर्डर्स दिए थे ताकि वो क्यूब को डिस्ट्रॉय कर सके। दरअसल ब्रुक्स गवर्नमेंट के लिए काम करता था और गवर्नमेंट इस एआई ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट थी। असल में मार्स पर पहले रोबोट को भेजा जा रहा था ताकि वो मार्स के वातावरण को इंसानों के जीने लायक बनाए। मतलब कि इंसान से पहले रोबोट को वहां कॉलोनाइज करने वाले थे। बहुत से लोगों को एआई पर भरोसा नहीं था। उन्हें शक था कि कहीं रोबोट्स अपनी ही सेना ना बना ले वहां। कुछ देर बाद ही कमांड स्टेशन पर हमला होता है। कुछ सोल्जर्स आते हैं जो आरटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, मगर आरटी जल्दी से दरवाजा बंद करता है। इस बीच मैकेंजी के हाथ पर गोली लगती है। वो उस क्यूब को बचाना चाहती थी। जब भी मैग्नेटिक मिसाइल लॉन्च किया जाता है, इस क्यूब पर इफेक्ट पड़ता है तो मैकेंजी आरटी को कुछ नए आदेश देती है। आरटी ऐसा ही करता है और गवर्नमेंट के मिसाइल से पहले ही आरटी का मिसाइल वहां ब्लास्ट हो जाता है, जिसके मैग्नेटिक फील्ड से क्यूब दोबारा से पृथ्वी से टेलीपोर्ट हो गया। तभी आरटी उसे बताता है कि मैक के इस आदेश की वजह से और भी कमांड सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं और वो है इंसान को मिटाना। क्योंकि आरटी के लिए ये सबसे अहम काम था कि वो क्यूब की सुरक्षा करे और अगर कोई भी इसके बीच आएगा तो आरटी को उसे खत्म करना है। अब उसके सिस्टम में ये डिटेक्ट हुआ कि सारे इंसान उसके खिलाफ है, इसलिए वो मानव जाति को खत्म करने वाला था। मैकेंजी को मौका ही नहीं मिलता और आरटी दुनिया के सभी न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। कुछ मिनट्स के अंदर ही पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती है और मैकेंजी को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। अब कोई अंदाजा नहीं कि कितना समय गुजरा, मगर मैकेंजी की आंख खुलती है। हम देखते हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके सामने एक फुटेज चल रही थी जिसमें वो खुद थी। ये उस समय की रिकॉर्डिंग थी जब पृथ्वी तबाह होने वाली थी। ये जो मैकेंजी हमें दिखाई जा रही है, असल में ये सिर्फ उस मैकेंजी की सोच है, उसका फिजिकल रूप नहीं। क्योंकि उस तबाही के बाद आरटी ने क्यूब की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और वो एआई नए डायमेंशन में पहुंच गया जहां इंसान इंसानी शरीर में नहीं रह सकता। इसलिए आरटी ने मैकेंजी के सारे थॉट्स डाउनलोड किए और इंसान को एक नए रूप में जन्म दिया जो इस यूनिवर्स के हर राज को जान पाएगा और वो मर भी नहीं सकता। आरटी मैक को बताता है कि काफी सारे सिमुलेशंस के बाद उसे चुना गया है। मतलब कि मैकेंजी नजर आती है एक इंसान, मगर वो है नहीं और वो भी उसी टेक्नोलॉजी से बनी है जिससे कि वो क्यूब बना था। अब यूनिवर्स में इंसान का सिर्फ एक ही रूप है और वो है मैकेंजी। उसने अब तक जो भी एक्सपीरियंस किया वो एक सिमुलेशन था, क्योंकि पृथ्वी तो हजारों साल पहले ही तबाह हो चुकी है और ये सब इंसानी मैक की यादों से डिजाइन किया गया था ताकि इससे उसके इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाए और उसे सच्चाई का पता चल सके। आरटी बताता है कि उसे एक एलियन कम्युनिटी के बारे में पता चला है और वो लोग अब उसी के खोज में जाने वाले हैं, जहां मूवी के लास्ट सीन में हम उसी के जैसे बहुत से क्यूब्स को अंतरिक्ष में देखते हैं और मैकेंजी बाहर आती है तो इस यूनिवर्स की असली खूबसूरती को महसूस करती है और यहीं पर इस कहानी का अंत। दोस्तों, कहानी को समझना मुश्किल नहीं है। इमेजिन करें अगर हम अपने कॉन्शियस को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें जो कमजोर शरीर का हिस्सा ना हो, तो हम इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। जरा सोचे ना, स्पेस में जाने के लिए भी हमें सूट की जरूरत पड़ती है क्योंकि शारीरिक तौर पर हम कमजोर है, इसलिए हमारा दिमाग भी एक हद तक ही सब समझ पाता है। और बाकी रही क्यूब की बात, तो असल में वो एलियन टेक्नोलॉजी थी जिसे एआई आरटी ने समझा और उसी की मदद से उसने इंसान को मिटाया और इंसान को एक नया रूप दिया। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे।